तो आज का आपका टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं इस लेक्चर में। और ट्यूबरकुलोसिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन बनता है। चाहे आप बी फार्मेसी कर रहे हो, चाहे आप नर्सिंग कर रहे हो, चाहे आप प्लेन बीएससी कर रहे हो, हर सिलेबस में आपको ट्यूबरकुलोसिस दे रखा है। तो ट्यूबरकुलोसिस के आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस का पैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, ट्रीटमेंट, वो बॉडी में फेल कैसे रहा है, सब कुछ। ये वन शॉर्ट लेक्चर है ट्यूबरकुलोसिस का, जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूं। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट में कहते हैं टीबी। और टीबी और घर की बीवी जितनी अच्छे से रखोगे उतने ही फायदे में रहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूबरकुलोसिस को। बस मेरे को ध्यान से सुन लेना, पूरी टीबी याद हो जाएगी। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ट्यूबरकुलोसिस को हम शॉर्ट में बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस को? ट्यूबरकुलोसिस को हम शॉर्ट में बोलते हैं टीबी। और ये टीबी, ये ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हमें करता कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमें टीबी करता है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस करता है। तो सरनेम तो वही है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस कौन सा जीनस है? माइकोबैक्टीरियम। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमें ट्यूबरकुलोसिस करता है, या फिर आप बोल लो टीबी की बीमारी करता है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम। चलिए, तो यहां पर आप देखिए एक डाटा लिखा हुआ है। वर्ल्ड वाइड अगर मैं देखूं, अगर मैं पूरी पृथ्वी पे देखूं वर्ल्ड वाइड, तो 2 बिलियन पीपल अफेक्टेड है टीबी से। 2 बिलियन का मतलब समझते हो कितने ज्यादा हो गए? 2 बिलियन पीपल अफेक्टेड है टीबी से। अब आप बोलोगे सर, टीबी इतनी कॉमन बीमारी तो है नहीं, 2 बिलियन पीपल तो बहुत ज्यादा होते हैं, और हमारे आसपास तो कोई टीबी का मरीज भी नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि 2 बिलियन पीपल अफेक्टेड है? तो चलिए एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। कहानी की फॉर्मेट में आपको सब याद हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए ले रखा है एक ब्लैंक पेज, जिसपे मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर 2 बिलियन पीपल अफेक्टेड है, तो मैंने आज तक कोई टीबी का पेशेंट क्यों नहीं देखा हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदारों में? ऐसा तो है नहीं कि टीबी कॉमन है, मेरे चाचा के लड़के को है, ताऊ के लड़के को है, ऐसा तो है नहीं। तो सर 2 बिलियन पीपल तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, क्या डाटा गलत है क्या? नहीं नहीं, डाटा सही है। देखो मैं रीजन बताता हूँ। यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, और इसको होने वाला है टीबी, क्योंकि मैंने यहाँ पर बना दिया टीबी का बैक्टीरिया। और ये टीबी का बैक्टीरिया इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस करेगा, और ये इसके नाक के थ्रू जाएगा, इनहेलेशन के थ्रू। जैसे ही ये सांस लेगा ना, तो ये टीबी का बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन से प्यार करता है बहुत ज्यादा, और इसको ऑक्सीजन वाला एनवायरमेंट बहुत पसंद है। तो ये पेशेंट में कैसे जाएगा? नाक के थ्रू जाएगा, सांस लेने के थ्रू, या मुंह से सांस लोगे तो मुंह के थ्रू चल जाएगा। जाएगा तो विंड पाइप में ही ना, हवा वाले पाइप में जाएगा ना। तो ये आपकी बॉडी में विंड पाइप के थ्रू आ जाएगा। विंड पाइप को हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया। ठीक है। अब इस पेशेंट को टीबी हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बॉडी में क्या आ गया? टीबी का बैक्टीरिया। पर इस पेशेंट को टीबी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना। पेशेंट की बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया आ गया, ये पेशेंट है और इसकी बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं पे टीबी का बैक्टीरिया इसकी बॉडी में है। चलिए, फिर भी ये टीबी का बैक्टीरिया जो है इनएक्टिव रहेगा। क्यों सर इनएक्टिव क्यों रहेगा? अरे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम भी तो है, इम्यूनिटी भी तो है, इम्यून सेल भी तो है। ये इम्यून सिस्टम जो है टीबी के बैक्टीरिया को बोलेगा आप लिमिट में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये टीबी के बैक्टीरिया को इनएक्टिव करके रखता है। मतलब 2 बिलियन पीपल को टीबी तो है, पर 95% है ना उनमें से उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा होगा और अगर पेशेंट को टीबी होगा भी सही, तो टीबी इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, और इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो टीबी के, ट्यूबरकुलोसिस के कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? लक्षण, सिम्टम क्यों नहीं आएंगे? सिम्टम या फिर आप बोल लो लक्षण। सिम्टम और लक्षण इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, और जब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा उसका बॉडी पे कोई भी असर नहीं होगा।
और उसको इनएक्टिव बना के कौन रखता है? हमारा इम्यून सिस्टम बना के रखता है। तो 2 बिलियन पीपल को टीबी तो है, 2 बिलियन पीपल को टीबी तो है, पर 95% को पता ही नहीं है कि उनको टीबी है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, और इम्यून सिस्टम अच्छा है तो टीबी जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड 2 बिलियन पीपल जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी का बैक्टीरिया है, इससे अफेक्टेड है, पर 90 से 95% को पता ही नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उनको पता ही नहीं लग रहा है। ठीक है, क्लियर है? पर किसी बीमारी के कारण, मान लो किसी पेशेंट को एड्स हो गया। अब एड्स मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, एड्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एड्स से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपको, 10-15 मार्क्स का, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कौन सी है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और अगर किसी पेशेंट को एड्स हो गया, ये मान लो यहाँ पे पेशेंट है, इस पेशेंट को एड्स हो गया, एड्स होने पे क्या होता है सर? इम्यूनिटी की लग जाती है, एड्स होने पे इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, टी हेल्पर सेल बिल्कुल खत्म हो जाती है, हमारी इम्यून सेल बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है एड्स के टाइम पे। और अगर किसी पेशेंट को एड्स है, उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो उसमें टीबी बहुत जल्दी फैलेगा और एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि टीबी को इनएक्टिव बना के कौन रखता था? हमारा इम्यून सिस्टम। पर जैसे ही इम्यून सिस्टम एड्स की वजह से वीक हो गया, अब जैसे ही इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो टीबी एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी डिजीज की वजह से वीक हुआ, तो हमारा टीबी का जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। और एक्टिव फॉर्म में होते ही आपको देखो मैंने यहाँ पे एरो निकाल के दिखा रखे हैं, एरो का मतलब है कि वो पूरी बॉडी में अब फैलना शुरू कर देगा। तो चलिए सर इस टीबी के बैक्टीरिया को देखते हैं, इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से मिलके आते हैं। इसकी शर्तें सुनते हैं कि क्या क्या शर्तें हैं। तो ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो देखो आपको इस तरह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का डायग्राम बनाना है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपकी बॉडी में टीबी करता है, टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस करता है। तो जब इसकी स्ट्रक्चर में देखता हूं तो मैंने पाया कि ये रोड शेप है। कैसी शेप का होता है? ये रोड शेप का होता है, और इसको ऑक्सीजन चाहिए सरवाइव करने के लिए। इस बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है? अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये मर जाएगा। तभी तो ये आपके इनहेलेशन के थ्रू आता है, सांस लेने के थ्रू। क्योंकि जैसे ही आप सांस लोगे, वो सांस जहां कहां पे रही है? एल्विलाई में, और एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। आपके फेफड़ों में जा रहा है ये, और फेफड़ों में तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। सांस लो, लेके देखो एक बार, लेके देखी कहाँ गई वो सांस? फेफड़ों में गई ना। तो वहीं पे ये अटैक करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को प्यार करता है, इसको ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। तो बॉडी में ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी? नाक के थ्रू। कहाँ पे पहुंचेगी? आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स में पहुंचेगी ना। लेके देख लो, लंग्स में पहुंच रही है ना। इसीलिए ये लंग्स में अटैक करता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन पसंद होती है और इसको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में सबसे पहले पहुंचेगी लंग्स में। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है ये रोड शेप का होता है, इसको ऑक्सीजन चाहिए सरवाइव करने के लिए। ये स्ट्रिक्टली एरोबिक है, मतलब इसको ऑक्सीजन चाहिए। अगर इसको बिना ऑक्सीजन के रखोगे तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा। और इसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको जीने के लिए चाहिए, तभी ये हमारे लंग्स में अटैक करता है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन सबसे पहले लंग्स में पहुंचती है। अब इसकी सेल वॉल को मैं देखूं, अगर मैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की सेल वॉल देखूं, तो इसकी सेल वॉल जो है हार्ड होती है, वैक्सी होती है। कैसी होती है? वैक्सी होती है, हार्ड होती है। और ये वैक्सी सेल वॉल जो है माइकोलिक एसिड की बनी होती है। ध्यान से याद रखना कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है उसकी सेल वॉल एक तो हार्ड होती है, वैक्सी होती है, और वैक्सी सेल वॉल बनी होती है माइकोलिक एसिड की। और ये सेल वॉल अगर हार्ड है तो अगर कोई छोटा मोटा डिसइंफेक्टेंट आएगा, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को किल कर दे, छोटा मोटा कोई डिसइंफेक्टेंट देंगे तो ये बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी सेल वॉल हार्ड है, और साथ ही साथ ये सरवाइव कर लेता है ड्राई सरफेस पे। तो ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि आपको ट्यूबरकुलोसिस करता है। अब जैसा कि मैंने कहा, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहाँ जाता है? आपकी बॉडी में, लंग्स में जाता है। तो चलो बना के दिखाता हूं मैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सर हर बार आप ही क्यों खड़े रहते हो, कभी हमें भी खड़ा करो। ठीक है यार, चलो मान लो तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तुम यहाँ पर खड़े हो, और यहाँ पर खड़ा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि आपको टीबी करेगा। क्या करेगा? टीबी। और ये आपकी बॉडी में नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू, या तो आप उबासी ले रहे हो,
या आप सांस ले रहे हो, या आप मुंह से सांस ले रहे हो, जैसे भी ले रहे हो, ये आपकी बॉडी में आ गया। ठीक है, किसके थ्रू आया? जब आपने सांस ली तो ये आ गया। तो जैसे ही ये सांस लेने पे आया, अब यहाँ पर क्या होगा, ये लंग्स में जाएगा, जो आपके फेफड़े हैं ना, वहां पर जाना चाहेगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे चल जाएगा? हमारी नाक में जो है म्यूकस है, हेयर है, वो बैक्टीरिया को रोकेंगे। हमारे जो ट्रेकिया विंड पाइप है उसमें म्यूकस है, ये ट्रेकिया जो है यहाँ पर हल्का हल्का म्यूकस है, वो बैक्टीरिया को रोक लेता है। देखो ये ना तो हेयर से रुकेगा ना ही म्यूकस से रुकेगा, ये सीधा जाएगा आपकी लंग्स में। कहाँ जाएगा? आपकी लंग्स में जाएगा। सर ये क्या बात हुई? अरे भाई इसके पास रेजिस्टेंट पावर होती है, ना तो ये हेयर सेल से रुकेगा ना ये आपके म्यूकस से रुकेगा, कहीं से भी नहीं रुकेगा, ये सीधा पहुंच जाएगा आपके लंग्स में। कोई बात नहीं सर, आने दो लंग्स में। आप बोल रहे हो कि ये म्यूकस से नहीं रुकता, ठीक है कोई बात नहीं, आन दो इस बैक्टीरिया को लंग्स में। अब ये बैक्टीरिया जो है म्यूकस को क्रॉस करके आपकी लंग्स में आना चाहता है। आने दो सर। लंग्स में हमारी इम्यून सेल है, कौन सी? डस्ट सेल। याद रखना, लंग्स की जो मैक्रोफेज, लंग्स की जो डब्ल्यूबीसी होती है उनको हम बोलते हैं डस्ट सेल। तो यहाँ पर लंग्स में जो डब्ल्यूबीसी होती है, मैक्रोफेज होती है, वो इंतजार कर रही होती है कोई भी बैक्टीरिया आएगा तो उसको किल कर देंगे। तो चलिए मैक्रोफेज को उठाते हैं। मैक्रोफेज यहाँ पर बैठी है, इतनी बड़ी सेल है, और ये इंतजार कर रही है कि कोई भी बैक्टीरिया आएगा तो मैं किल कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आया टीबी का बैक्टीरिया, ये टीबी का बैक्टीरिया है, ये आया कि मैं हूँ टीबी का बैक्टीरिया। तो मैक्रोफेज देखती है इस टीबी के बैक्टीरिया को और क्या करती है, इसको इंगल्फ कर लेती है, इसको खा जाती है इस तरह से। अब खाने के बाद मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज है, क्या है ये? मैक्रोफेज। और इस मैक्रोफेज ने क्या करा, जो टीबी का बैक्टीरिया था उसको इंगल्फ कर लिया, मतलब टीबी का बैक्टीरिया अब मैक्रोफेज के अंदर आ चुका है। और ये मैक्रोफेज बहुत समझदार होती है। ये मैक्रोफेज इंगल्फ करने के बाद पता है क्या करती है? ये मैक्रोफेज इंगल्फ करने के बाद, इंगल्फ का मतलब है निगलने के बाद, जैसे ही मैक्रोफेज ने टीबी के बैक्टीरिया को निगला, अब ये मैक्रोफेज क्या करेगी? मैक्रोफेज एक सेल है और सेल के अंदर क्या होता है? लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है यहाँ पर। तो लाइसोसोम में, लाइसोसोम एक कंपोनेंट है सेल का, ध्यान से सुनना, वापस बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, जो टीबी का बैक्टीरिया है वो अंदर आया, जैसे ही अंदर आया लंग्स में, मैक्रोफेज ने उसे इंगल्फ कर लिया, निगल लिया। अब मैक्रोफेज ने जैसे उस टीबी के बैक्टीरिया को निगला, मैक्रोफेज जो सेल है उसके पास होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक सेलुलर कंपोनेंट है जो हर सेल में मिलता है, और इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, काफी खतरनाक एसिडिक एंजाइम, और अगर एक बार ये रिलीज हो गए तो इस बैक्टीरिया के तो खैर नहीं। तो मैक्रोफेज बड़ा समझदार होता है। मैक्रोफेज पता है क्या करता है? मैक्रोफेज इस लाइसोसोम की और इस बैक्टीरिया की भिड़त करवा देता है, फ्यूजन करवा देता है, भिड़न बोलते हैं हिंदी में, फ्यूजन करवा देगा। और जैसे ही ये दोनों टकराएंगे, इस बैक्टीरिया की तो खैर नहीं, क्योंकि इस लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, काफी एसिडिक एंजाइम है। और जैसे ही एक बार अगर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज हुए, ये रिलीज हुए, और अगर ये टीबी के बैक्टीरिया से टकरा गए, तो टीबी का बैक्टीरिया तो बिल्कुल खत्म। तो टीबी का बैक्टीरिया भी बहुत समझदार, जैसे मैक्रोफेज समझदार। ध्यान से सुनना हो क्या रहा है। ये है मैक्रोफेज, एम से मैक्रोफेज। ये है लाइसोसोम जिसके अंदर बहुत सारे एसिडिक पीएच है, ठीक है। और यहाँ पर है टीबी का बैक्टीरिया, ये टीबी का बैक्टीरिया। अब इन दोनों की फ्यूजन होने वाली है, क्योंकि मैक्रोफेज ने इंगल्फ कर लिया टीबी के बैक्टीरिया को, और वो चाहता है कि इन दोनों की फ्यूजन हो जाए ताकि ये टीबी का बैक्टीरिया मर जाए। पर ये टीबी का बैक्टीरिया बहुत समझदार होता है। ये टीबी का बैक्टीरिया कुछ ऐसे प्रोटीन्स निकालता है, कुछ ऐसे प्रोटीन रिलीज करता है कि इन दोनों की फ्यूजन रुक जाए। तो टीबी का बैक्टीरिया काफी समझदार होता है, वो ऐसी प्रोटीन्स निकालता है जिससे इन दोनों की फ्यूजन रुक जाती है, और ये जो है टीबी का बैक्टीरिया बच जाता है। तो टीबी का बैक्टीरिया काफी समझदार है। हमारी मैक्रोफेज भी काफी समझदार थी, उसने इंगल्फ कर लिया और लाइसोसोम से फ्यूजन कराने ले गई। पर उतना ही समझदार टीबी का बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया को पता है कि अगर फ्यूजन होगा तो मर जाऊंगा, तो टीबी का बैक्टीरिया ऐसा प्रोटीन निकालता है जिससे फ्यूजन रुक जाता है, और अगर फ्यूजन रुक गया तो अभी टीबी का बैक्टीरिया जिंदा है। टीबी का बैक्टीरिया अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा है, ठीक है। अभी ये जिंदा है, इसने म्यूकस को भी क्रॉस कर लिया, इसने मैक्रोफेज से भी निपट लिया, अभी भी ये जिंदा है। कई सारे होते हैं नकटे बैक्टीरिया जो जिंदा रह जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि इनहेलेशन के थ्रू ये लंग्स में गया और म्यूकस ट्रैप से भी इसका कुछ नहीं हुआ। फिर हुआ क्या, फेगोसाइट कर लिया हमारी मैक्रोफेज ने,
और फेगोसाइट करने पर जो जोन बनता है ना उसको बोलते हैं हम फेगोसोम, जहाँ पे वो रखती है। जैसे मान लो ये मैक्रोफेज की सेल है, ठीक है, और यहाँ पे वो बैक्टीरिया था। अब इस मैक्रोफेज ने इस बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया, खा लिया, और जैसे ही खा लिया इसके अंदर आ गया, तो ये जो जोन है ना जहां पर ये है, इसको हम बोलते हैं फेगोसोम। क्या बोलते हैं? फेगोसोम। अब मैक्रोफेज क्या चाहता है? फ्यूजन चाहता है कि फ्यूज करा देते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, लाइसोसोम से, ठीक है। पर यहां पर ये देखो मैंने लिखा हुआ है, टीबी इज ट्रिकी। टीबी बड़ा समझदार है, टीबी चालाक है, टीबी का जो बैक्टीरिया है बड़ा खतरनाक है। थ्रू वंस इनसाइड द मैक्रोफेज दे प्रोड्यूस अ प्रोटीन दैट इनहिबिट द फ्यूजन। ये ऐसा प्रोटीन निकालता है जो फ्यूजन रोक देता है, और फ्यूजन रुक गया तो मुबारक हो, आपका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो अभी जिंदा है। तो ये मुबारक वाली बात तो नहीं है खैर, पर अब देखो क्या होगा। तो देखो डरने वाली बात नहीं है, अभी ये प्राइमरी स्टेज है। आप बोलोगे सर डरने वाली बात कैसे नहीं है? सबसे पहले उसने म्यूकस को क्रॉस कर लिया, फिर उसने मैक्रोफेज को पागल बना दिया। आप बोलो डरो मत, ऐसा थोड़ी ना होता है, डर तो लगता है ना। अरे नहीं भाई, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी हुआ है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। और इस प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के कोई सिम्टम्स नहीं आते, बिल्कुल भी सिम्टम नहीं आते। हल्का सा कोल्ड वगैरह हो सकता है, वरना कोई भी सिम्टम नहीं है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के, ठीक है। तो जैसे ही वहां पर प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ, जैसे मान लो ये माइकोबैक्टीरियम है, ये अभी भी जिंदा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी करता है, ये अभी भी जिंदा है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस बोलेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी सिम्टम नहीं आएगा, पर इसको मारना तो पड़ेगा ना सर। ये फालतू का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कर क्या रहा है, जिसका कोई काम नहीं है। जिसका काम नहीं होता उसको हटा देना चाहिए। तो देखो 3 हफ्ते बाद हमारी स्पेशल फोर्स जाती है सेल। देखो कौन सी सेल जाती है? अबाउट 3 वीक आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किक्स इन। वहां पे पहुंच जाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखना ध्यान से। ये है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इस तरह से ये हमारी बॉडी की नेता है। 3 हफ्ते बाद, 3 वीक बाद इनको पता लगता है कि इनिशियल इन्फेक्शन हुआ है कहीं ट्यूबरकुलोसिस का, ये टीबी का बैक्टीरिया, जो कि काफी खुश है अभी। तो यहाँ पर हमारी जो सेल्स है ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, ये यहाँ पर जाती है और इसको कवर करके रख देती है। क्या हो रहा है? 3 हफ्तों बाद, 3 हफ्तों बाद हमारी जो सेल्स है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है हमारी, ये सब जाती है और इस टीबी को, सपोज ये टीबी का बैक्टीरिया है, इस टीबी को कवर करके रख देती है इस तरह से। वेट ए मिनट, इस तरह से कवर कर देती है। अब यहाँ पे देखो कवरिंग होगी चारों तरफ से, और अगर कवरिंग होगी तो ये टीबी का बैक्टीरिया कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया टेंशन फ्री काम। 3 हफ्ते बाद हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जाती है और उस टीबी को कवर कर देती है। देखो इस तरह से ये हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ने कवर कर दिया, और अंदर जो है ये टीबी का बैक्टीरिया है। इसकी आंखें में बना देता हूँ, ये बैक्टीरिया बेचारा परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि ये टीबी का बैक्टीरिया है और इसको हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ने कवर कर दिया। ये परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ग्रेनुलोमा एक लेयर बन गई है। ध्यान से सुनना, जो कवरिंग होती है ना उसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोमा। एक बार और मैं बोल देता हूं, 3 हफ्तों बाद हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ने उस टीबी के ऊपर जाकर एक लेयर बनाई, उस लेयर को हम कह रहे हैं ग्रेनुलोमा। 3 हफ्तों बाद, ठीक है। और इस पूरे एरिया को, वो होता है ना जहां पे भी क्राइम सीन होता है, सब पुलिस के वो लग जाते हैं कि दूर हो जाओ, एंटर नहीं कर सकते आप। तो इस पूरे एरिया को, जैसे वो क्राइम का पूरा एरिया है, और यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है ना, इसको हम कहते हैं गोन फोकस। क्या कहते हैं? गोन फोकस। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 3 हफ्तों बाद हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जागी और उसको पता लगा कि प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ है। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है इस टीबी के बैक्टीरिया के पास आई, ये टीबी का बैक्टीरिया है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ने आके यहाँ पर कवरिंग कर दी, और इस कवरिंग को हम बोल रहे हैं ग्रेनुलोमा। 3 हफ्तों बाद हुई है ये, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया है, ये पूरे एरिया को हम कह रहे हैं गोन फोकस। क्या कहते हैं बच्चों? गोन फोकस। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और, जो 3 हफ्तों बाद हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के पास जाती है और ग्रेनुलोमा की लेयर बनाती है, तो जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के बीच का मटेरियल होता है और आसपास के जो सेल का टिश्यू होता है, वहां पर जो है एक चीज लाइक सब्सटेंस बन जाता है। देखो चीज लाइक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए, द टिश्यू इनसाइड द मिडल,
जो बीच में टिश्यू फंसा हुआ है वहां पर, द टिश्यू इनसाइड द मिडल डाइज एज अ रिजल्ट प्रोसेस रेफर टू एज केशियस नेक्रोसिस, और उसे हम क्या कहते हैं, केशियस नेक्रोसिस कहते हैं। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी 3 हफ्तों बाद प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के पास पहुंचती है, और जैसे ही वो पहुंचती है उसके ऊपर एक लेयर बनाती है ग्रेनुलोमा की। अब जो अंदर का मटेरियल होता है उस सेल का, वो जो है डैमेज हो जाता है और वहां पर बन जाता है केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जो अंदर का पार्टिकल है अब वो चीज लाइक हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस एरिया को गोन फोकस कहते हैं, लेयर को ग्रेनुलोमा कहते हैं, और टीबी का बैक्टीरिया भी इनएक्टिव फॉर्म में है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काफी अच्छा है। अब ये जो गोन फोकस एरिया है, ये गोन फोकस एरिया हमारे लिम्फ नोड में ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि हमने माना कि ये इनएक्टिव फॉर्म है, पर ये ट्रांसफर तो हो सकता है ना। ये जो गोन फोकस है ये ट्रांसफर होता है लिम्फ नोड में, और जब ये गोन फोकस एरिया, ये पूरा एरिया ट्रांसफर होता है लिम्फ नोड में, तो हम उसे कहते हैं गोन कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान से समझते जाओ, ये जो गोन फोकस एरिया है ना, ये लिम्फ नोड में जाएगा, और जब ये लिम्फ नोड में जाएगा तो वहां पर हम कहेंगे गोन कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ये गोन कॉम्प्लेक्स सब प्लूरल अकर इन लोअर लोब ऑफ द लंग। कहाँ कहाँ अकर होता है? एक तो सब प्लूरल, सब प्लूरल क्या होती है, हमारी जो लंग्स होती है उसके ऊपर होती है प्लूरल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनो, ये हमारी लंग्स है, लंग्स के ऊपर होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल मेम्ब्रेन पे अटैक करेगा एक तो, और एक हमारे लोअर लोब पे। क्लियर है? पर होगा कुछ नहीं इससे, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काफी अच्छा है, क्योंकि हमने ग्रेनुलोमा की लेयर बना रखी है। ठीक है, तो ये गोन फोकस कहाँ कहाँ जाता है? ये गोन फोकस लिम्फ नोड में जाता है और गोन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये सब प्लूरल और लोअर लोब ऑफ द लंग में अटैक करता है। चलिए, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया कि सबसे पहले वो म्यूकस से बच गया, फिर वो मैक्रोफेज से बच गया, उसके बाद वहां पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ने अटैक किया 3 हफ्तों बाद और लेयर बना दी ग्रेनुलोमा की। उस पूरे एरिया को हमने गोन फोकस कहा। फिर वो गोन फोकस लिम्फ नोड में गया तो उसे हमने गोन कॉम्प्लेक्स कहा। फिर वो गोन कॉम्प्लेक्स जो है सब प्लूरल और लोअर लोब ऑफ द लंग में अटैक कर रहा है, और ये जो है इनएक्टिव फॉर्म है, तो हमें कुछ भी नहीं होगा। पर अगर किसी कंडीशन में आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो गई, जैसे मान लो आपको एड्स हो गया, मैं बार बार एड्स का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एड्स एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो आपकी इम्यून सेल होती है ना, टी हेल्पर, वो तो स्पेशली बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैंने आपको पढ़ा रखा है एड्स, बहुत डिटेल में पढ़ लेना आप अच्छे से। तो एड्स की कंडीशन में क्या होता है, इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब अगर इम्यून सिस्टम नहीं रहा, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी नहीं रही, तो ये टीबी का बैक्टीरिया वापस एक्टिव हो जाएगा। अरे सर, इतनी मुश्किल से तो हमने उसको इनएक्टिवेट किया था, क्योंकि वो म्यूकस से भी बच गया, मैक्रोफेज से भी बच गया, मैक्रोफेज में फ्यूजन ही नहीं होने दी उसने। फिर उसने हमें क्या करा, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस करा। फिर हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी गई और वहां पे जाके ग्रेनुलोमा की लेयर बनाई, उस एरिया को हमने गोन फोकस कहा, तब जाके तो वो इनएक्टिवेट हुआ। और अब आप बोल रहे हो किसी पेशेंट को अगर एड्स हो गया, उसकी इम्यूनिटी अगर कम हो गई, तो ये टीबी का बैक्टीरिया वापस एक्टिव हो जाएगा। हाँ जी, ये टीबी का बैक्टीरिया वापस एक्टिव हो जाएगा, और इस बार तो ये धूम मचा देगा। पर हमारी इम्यूनिटी भी इस बार सेकेंडरी रेस्पॉन्स देगी, क्योंकि एक बार तो रोक लिया, वो था प्राइमरी रेस्पॉन्स इम्यूनिटी का। इस बार सेकेंडरी रेस्पॉन्स देगी, और ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो है इम्यूनिटी का काफी फास्ट होता है। क्यों? एक बात बताओ, अगर आप किसी से मिले हो, पहली बार मिले हो तो हाल चाल पूछोगे, हाय हेलो करोगे। दूसरी बार मिलोगे तो सीधा और भाई कैसा है। तो दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में आपको उससे घुल मिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बार में आप उसका नेचर पता कर लोगे, पहली बार में पता कर लोगे तो दूसरी बार आप उससे मिलने भी जाओगे। तो हमारी इम्यूनिटी ने पहले ही पता कर लिया था कि टीबी का बैक्टीरिया आया, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उसको किल करने चल गई थी, इनएक्टिव करने चल गई थी। अब ये वापस एक्टिवेट हो गया, तो हमारी जो पहली बार गई थी वो तो प्राइमरी इम्यूनिटी थी, प्राइमरी रेस्पॉन्स था इम्यूनिटी का। अब ये वापस एक्टिवेट हो गया, तो इस बार हमारी सेकेंडरी इम्यूनिटी जो है उसके खिलाफ अटैक करेगी, और ये सेकेंडरी इम्यूनिटी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि इसको पता होता है कि क्या क्या हुआ था पहले। तो इसको टीबी के बारे में सब कुछ पता है, और ये अटैक करने जाएगी। तो सर, क्या सिर्फ बीमारी की वजह से ही हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है क्या? नहीं भाई, बुढ़ापे के साथ भी आपका इम्यून सिस्टम जो है कमजोर होता जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में थाइमस ग्लैंड जो है रिड्यूस होती जाती है, और ये थाइमस ग्लैंड जो है इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। खैर वो अपनी बात नहीं है, पर हाँ इतना याद रखो कि बुढ़ापे के साथ भी इम्यूनिटी कम होती जाती है। ठीक है,
और ये जो गोन फोकस है ना, अब ये स्प्रेड होगा, रीएक्टिवेट हो चुका है ये। अब ये बोलेगा यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो पूरी बॉडी में होगा गोन फोकस का जलवा। ठीक है, क्योंकि ये रीएक्टिवेट हो चुका है। और अगर एक बार किसी को नींद से जगा दो तो वो बहुत हमला करता है, क्योंकि टीबी और घर की बीबी बेटा दोनों ही नुकसानदायक है। जब तक शांत है, जब तक इनएक्टिव फॉर्म में है, तब तक सुखी रहोगे तुम। पर जैसे ही टीबी एक्टिवेट हो गया या बीबी एक्टिवेट हो गई तो फिर तो घर के बर्तन तुम्हारे मुंह पे। चलिए, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ कि ये टीबी का बैक्टीरिया अटैक कहाँ पर करेगा। अरे सर सीधी सी बात है, टीबी का बैक्टीरिया है और टीबी के बैक्टीरिया को ऑक्सीजन बड़ी पसंद है। और हमारे फेफड़ों में भी जो अपर लोब होते हैं ना, ऊपर वाले लोब, उनको पहले ऑक्सीजन मिलती है और लोअर लोब्स को बाद में। जो लंग्स में अपर लोब है उनको पहले ऑक्सीजन मिलती है। तो ये सबसे पहले अपर लोब में इन्फेक्शन करेगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन आए हाय ऐसी चल रहा है उनके लिए, तो हाँ ऑक्सीजन आ रही है, क्या बात है। तो ये अपर लोब में ज्यादा धूम मचाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, और अगर इसने एयरवेज पे अटैक कर दिया, अगर इसने आपके लिम्फेटिक चैनल खराब कर दिए, तो इसको हम कहते हैं ब्रोंको निमोनिया। अगर टीबी की वजह से आपके लंग्स में दिक्कत आ रही है तो हम उस कंडीशन को कहेंगे ब्रोंको निमोनिया। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब ये टीबी जो है कहाँ कहाँ स्प्रेड होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये टीबी आपकी किडनी में फैलेगा, मेनिंजिस में फैलेगा। मेनिंजिस क्या होती है, ब्रेन की 3 लेयर होती है, पायामीटर, ड्यूरामीटर, अरेकिनोइड। मैंने आपको ब्रेन पढ़ा रखा है एचएपी में, पढ़ लेना। तो ब्रेन की 3 लेयर होती है, उन तीनों लेयर को मिला के हम बोलते हैं मेनिंजिस। आप सिंपल सा इतना याद रखो, ब्रेन की 3 लेयर को मिला के हम बोलते हैं मेनिंजिस। तो मेनिंजिस में भी खराबी करेगा। तो देखो क्या क्या करता है ये। तो देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि किडनी जो है अफेक्ट हो जाएगी। हमारी किडनी अफेक्ट होने से क्या होगा कि हमारे यूरिन में डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा निकलेगी। हम जो टॉयलेट करेंगे, हम जो यूरिन करेंगे, उसमें डब्ल्यूबीसी जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगी। सेकंड है मेनिंजीज में दिक्कत आना। जो मेनिंजीज ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है मेनिंजीज की लेयर, उसमें इंफेक्शन हो जाने से हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजीज में मेनिंजाइटिस कर देगा टीबी, और किडनी को भी खराब करता है। साथ ही साथ ये आपकी लंबर वर्टिब्री को भी डैमेज कर देगा। लंबर वर्टिब्री में डिजीज कर देगा जिसका नाम है पोर्ट्स डिजीज। एड्रिनल ग्लैंड में एडिसन डिजीज करेगा, लीवर में हेपेटाइटिस करेगा, और आपके सर्वाइकल लिम्फ नोड को भी खराब कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, मेनिंजीज में प्रॉब्लम आ रही है। मेनिंजीज में अगर कोई भी इंफेक्शन होता है तो हम उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजीज क्या होती है, ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। लंबर वर्टिब्री भी खराब हो जाएगी, एड्रिनल ग्लैंड भी खराब हो जाएगी, लीवर भी खराब हो जाएगा, और सर्वाइकल लिम्फ नोड में भी प्रॉब्लम आएगी। और ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि आपका टीबी का बैक्टीरिया जो है रीएक्टिवेट हो गया। और वो रीएक्टिवेट क्यों हुआ, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई, या फिर बुढ़ापे के साथ जो है टीबी होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में इम्यूनिटी जो है कम होती जाती है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कि हम पता कैसे करें। तो सबसे पहला है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, जिसे हम बोलेंगे पीडीडी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट करते हैं, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट करते हैं, और टीबी टेस्ट करते हैं। ये तीनों टेस्ट आते हैं पीडीडी के अंडर में, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। नाउ सेकंड इज इंटरफेरोन गामा रिलीज एजे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IGRA, इंटरफेरोन गामा रिलीज एसे। यहाँ पर हम एविडेंस देखते हैं कि हमारी ब्लड में कोई ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर हमें इन दोनों टेस्ट में से कोई भी टेस्ट पॉजिटिव मिलता है तो फिर हम एक्सरे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें फर्स्ट में से या सेकंड में से या दोनों ही पॉजिटिव मिल जाते हैं, या तो फर्स्ट पॉजिटिव मिल जाए या सेकंड टेस्ट पॉजिटिव मिल जाए या दोनों ही टेस्ट पॉजिटिव मिल जाए, तो हम जाते हैं फिर एक्सरे के लिए। और एक्सरे हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी लंग्स में जो इन्फेक्शन हुआ होगा वो हमें दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है मतलब एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, क्योंकि वो इनएक्टिव वाला तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो देखो आपको यहाँ पे सिम्टम्स दे रखे हैं ट्यूबरक्लोसिस के। सबसे पहला सिम्टम आपको दे रखा है फीवर, आपको बुखार आ जाता है। नाइट स्वेट, आपको रात को पसीने आते हैं। तो ऐसा नहीं किसी को रात को पसीने आ रहे हो तो आपको लगे कि आपको टीबी है, वो भी एक्टिव वाला। अरे भाई फैन ऑन कर लेना, गर्मी का टाइम हो सकता है। ठीक है, आपके कफ में ब्लड आ रहा हो, जो भी आप कफ करते हो, स्पूटम, गले की खराश, ये जो आप करते हो, इसमें ब्लड आ सकता है। ठीक है, आपका वेट लॉस हो सकता है अब नॉर्मल तरीके से बहुत ज्यादा।
तो ऐसा नहीं है किसी लड़की को वेट लॉस करना है तो चलो टीबी क्यों ना करा जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से सुनना। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक पेशेंट बनाया, ठीक है, एक पेशेंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जिसको है ट्यूबरक्लोसिस। चलिए ये पेशेंट की आंखें हैं, चश्मा पहन रखा है पेशेंट ने, और ये पेशेंट यहाँ पे खड़ा है, इस पेशेंट को है ट्यूबरक्लोसिस। अब मेरे को चेक करना है, तो मैं चेक कैसे करूंगा, यहाँ पर एक ब्रोंकोस्कोप मैं इसकी नाक में या इसके मुंह के थ्रू डालूंगा, ब्रोंकोस्कोप को इंसर्ट करूंगा। ब्रोंकोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं इंसर्ट करूंगा, या तो माउथ के थ्रू करूंगा या नोज के थ्रू करूंगा, इसकी लंग्स में करूंगा और वहां से सैंपल को इकट्ठा करूंगा। फिर उस सैंपल को मैं निकालूंगा। क्या करूंगा, सबसे पहले पेशेंट को बुलाऊंगा कि आइए। पेशेंट आया चश्मा वश्मा पहन के, फिर पेशेंट के नाक के थ्रू या पेशेंट के मुंह के थ्रू मैं ब्रोंकोस्कोप को इंसर्ट करूंगा और वहां से मैं लंग्स तक उस ब्रोंकोस्कोप को पहुंचाऊंगा और लंग्स से मैं सैंपल को कलेक्ट करके ब्रोंकोस्कोप को निकाल लूंगा। अभी मेरे पास सैंपल आ चुका है, ठीक है, ये सैंपल आ चुका है, ये सैंपल मैंने रख दिया और यहाँ पर मैं इसको मीडियम प्रोवाइड करूंगा अच्छा खासा, ठीक है। मीडियम प्रोवाइड करने के बाद इसका मैं पीसीआर करूंगा। ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले ब्रोंकोस्कोप को इंसर्ट किया पेशेंट में, या तो नाक के थ्रू किया या मुंह के थ्रू किया। उसके बाद उस ब्रोंकोस्कोप को हम लंग्स तक ले गए और लंग्स तक ले जाने के बाद हमने सैंपल को कलेक्ट किया। फिर उस सैंपल को हमने निकाल के रखा बाहर लेबोरेटरी में। अब उसका हम कराने वाले हैं पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे बैक्टीरिया होगा ना तो वो अपना नंबर बढ़ा लेगा, तो हमें ऐसे ही दिख जाएगा कि बैक्टीरिया है या नहीं। अगर होगा तो अपना नंबर बढ़ा लेगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पीसीआर से क्या होता है, नंबर बढ़ा लेते हैं, ऐसे याद रखो, बैक्टीरिया अपने नंबर बढ़ा लेते हैं, इसलिए हम पीसीआर कराते हैं ताकि हमें आसानी से पता लग जाए कि इस सैंपल में बैक्टीरिया होंगे तो अपने नंबर बढ़ा लेंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। तो ये है एक और टेक्निक। चलिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो देखिए जो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की टीबी है। क्या आपको एक्टिव इन्फेक्शन है, क्या आपको इनएक्टिव इन्फेक्शन है। अगर एक्टिव इन्फेक्शन है तो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो खतरा ज्यादा है, तो अलग दवाइयां चाहिए। और अगर इनएक्टिवेट फॉर्म में है तो अलग दवाइयां चाहिए, क्योंकि इनएक्टिवेट फॉर्म जो है ज्यादा नुकसान हमें नहीं पहुंचा सकती, इनफैक्ट कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो देखिए इनएक्टिवेट फॉर्म को हम बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन, मतलब प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, वो गॉन फोकस वगैरह बनता है ना वो नॉर्मल वाला, तो ये लेटेंट इन्फेक्शन है। यहाँ पर एक ड्रग से आपका काम हो जाएगा और वो ड्रग आपको लंबे टाइम तक लेनी है, कम से कम 9 महीने तक, ठीक है। ड्रग का नाम है आइसोनिजेड। सेकंड देखिए एक्टिव इन्फेक्शन। एक्टिव इन्फेक्शन में आपको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, एक सिंगल ड्रग से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी टेबलेट्स के कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी। और वो जो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है, जो कई सारे एंटीबायोटिक है, वो आपको कई महीनों तक लेनी पड़ेगी। और अगर आप एडल्ट हो और एडल्ट में जो है टीबी हो गया और वो भी रीएक्टिवेट हो गया, तो आपको N95 मास्क को पहनना है, क्योंकि टीबी जो है एरोसोल से स्प्रेड होता है, जब आप छींकते वगैरह हो ना तो स्प्रेड हो जाता है, तो आपको N95 मास्क को पहनना है। साथ ही साथ नेगेटिव प्रेशर रूम में रहना है और N95 मास्क को पहनना है। N95 में से वो बैक्टीरिया जो है पास आउट नहीं हो सकता, ओरिजिनल N95, हाँ ठीक है। तो ये थे एक्टिव इन्फेक्शन से बचने के चांसेस और लेटेंट इन्फेक्शन से बचने के चांसेस, ट्रीटमेंट मतलब। और उससे पहले हमने देखे सिम्टम्स, और सिम्टम्स से पहले हमने देखे एग्जैक्ट हम डायग्नोस्टिक कैसे कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। और उससे पहले हमने देखे थे कि अगर टीबी का बैक्टीरिया एक्टिवेट हो गया तो आपको कौन कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम आएगी, जैसे किडनी में आएगी, ब्रेन में आएगी। ब्रेन में क्यों आ रही है, क्योंकि मेनिंजिस खराब हो रही है, ठीक है। उससे पहले हमने देखा केशियस नेक्रोसिस, गॉन फोकस, गॉन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर हमने देखा ग्रेनुलोमा लेयर, एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आफ्टर 3 वीक, ये सब हमने देखा। हमने फ्यूजन रुकते हुए देखा, यहाँ पर फ्यूजन नहीं हुई लाइसोसोम की। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया उसने एक स्पेशल प्रोटीन निकाल दिया। और टीबी का बैक्टीरिया सभी को है पर इन्फेक्शन नहीं होता सभी को, क्योंकि 95% को तो पता ही नहीं है कि उनको टीबी है। क्यों नहीं पता, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा।
और लेक्चर को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि टीबी और घर की बीबी कभी भी नाराज़ नहीं होनी चाहिए, कभी भी एक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर ये एक्टिव हो गई तो बहुत दुख होता है। ठीक है, ये कंक्लूजन है चैप्टर का, ध्यान रखना। तो टीबी को मैक्सिमम शेयर करना, और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। और ये नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो व्हाट्सअप से जुड़ें। और टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों की लिंक मैंने आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। व्हाट्सअप से कैसे जुड़ना है और टेलीग्राम की लिंक भी है। अगर टेलीग्राम की लिंक एक्टिवेट नहीं होती है तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, वहां पर सर्च कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।